नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट नॉलेज एंड शेयर की एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा इसकी गणित की प्रश्नावली 1.2 का परिचय लेंगे, यानी कि हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। और पहले हम लोग कुछ उदाहरणों से एचसीएफ और एलसीएम सीखेंगे कैसे लिया जाता है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। फिर उसके बाद हम लोग हो सके तो प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों के साथ भी यही काम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना समय हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना आप पहले की कक्षा में, कक्षा 7 और 8 में आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो मैं बेसिक पहले आपको थोड़ा सा मैं उसका रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में भी रिवाइज करा रखा है, लेकिन उसके ऊपर पूरी प्रश्नावली है, ठीक है। तो आपको जानना जरूरी है। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर अभाज्य गुणनखंडन विधि होती ही क्या है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास है एग्जाम्पल कि 20, ठीक है, 20। अब गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन करना है। पहले आप ये समझिए गुणनखंडन का मतलब क्या होता है। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि आपको उसे मल्टीप्लाई के टुकड़ों में तोड़ना है, यानी कि आपको इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि आपस में उन्हें मल्टीप्लाई करें तो फिर से 20 मिल जाए। मतलब जैसे आप 20 को तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे? इसको आप 2 × 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसी को आप 5 × 4 लिख सकते हैं, या 4 × 5, वो सब बात बराबर। मतलब कि आप किसी भी संख्या को अगर मैं गुणनखंड कहूँ करने के लिए तो आप कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात अभाज्य गुणनखंड की आती है तो ये सब नहीं चलता, ठीक है। गुणनखंड ही आपको करना होता है, लेकिन ऐसे गुणनखंड जो कि अभाज्य हो। अभाज्य यानी कि किसी से भी विभाजित ना हो। मतलब आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। फिर 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं, 11, इसी प्रकार से ये सब चलते रहते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ये किसी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है, किसी और संख्या से कटेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 तो है अभाज्य, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं 20 का अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखिए पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 20 आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन ड्रॉ। अब सबसे पहले आपको छोटी संख्या शुरुआत करना होता है, आपको पता होगा। छोटी संख्या शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 आता है। 2 से ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से 2 से जाएगा, 10 2 से फिर से कटेगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद अब 5, और इसके बाद कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि आएगी? इसके बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा? 3 आएगा। 3 से ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा। 4 तो अभाज्य है ही नहीं, तो 4 हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते। अब इसके बाद 5 आता है, तो 5 से ये चला जाएगा एक बार में। जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक इसका आप करते रहेंगे इसी प्रकार से प्रोसेस। तो 20 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो आपके पास कितना है? यहाँ पे आ गया आपके पास 2 × 2 × 5, ठीक है। ये हो गया 20 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक और लेके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ इस बार, 48, ठीक है। 48 का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो देखिए 48 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले छोटी संख्या शुरुआत करें। सबसे छोटी संख्या 2 आती है, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। 2 से कटेगा तो, ठीक है, 24 × 48 होता है। फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब इसके बाद 3 2 से नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या पे। सबसे पहले शुरुआत आपको छोटी संख्या से करनी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है अभाज्य गुणनखंड करने में, ठीक है। शुरुआत सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये नहीं आपने 2 किया फिर उसके बाद डायरेक्ट कूद गए 99 पे या किसी और संख्या पे, ठीक है। तो आपको वहाँ तक नहीं जाना है, आपको छोटी से शुरुआत करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? ये 3 से जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ गया है। तो 48 का कितना हो गया? तो 48 का आपका अभाज्य गुणनखंड जो है वो है 2 × 2 2 × 2 2 × 2 × 3, ठीक है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट, आप इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं
2 की घात 4 गुणे 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसे 2 की घात 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 4 2 हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। या एक और संख्या एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं एलसीएम की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए हमें करना है अभाज्य गुणनखंडन। किसका करना है? मान लीजिए इस बार में करना है 84 का। ठीक है, किसका करना है? 84 का करना है। तो 84 का करेंगे तो पहले 2 बार जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, फिर 2 बार जाएगा, यहाँ पे 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा 21 अब 2 से नहीं कटेगा, आप देख सकते हैं। अब अगली संख्या आएगा, कौन सा संख्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 से ये जाएगा, हाँ ठीक है, 3 से भी एच कट रहा है। 3 से 7 आएगा। अब 7 3 से भी नहीं जा रहा, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 5 आएगी। 4 तो भाज्य है नहीं, 4 तो 2 से विभाजित हो जाता है। अब 5 आएगा, तो 5 से भी नहीं जा रहा, तो 7 से जा रहा है। हाँ ठीक है, अगली बार 7 आएगा, तो 7 से ये जा रहा है, 1 आ गया। तो 84 का कितना आ गया? 84 का आपका जो अभाज्य गुणनखंड है वो यहाँ पे आ चुका है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चीज़ है ये समझ में आ गई। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपने पहले क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इतनी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर इसका हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ लिखी है। अभी आप आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं आपको उसको पढ़ के बाद में बताऊँगा भी। हाँ, तो अगर मैं एग्जाम्पल पहले एक लेता हूँ, तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 6 का और 20 का। ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ साथ सीखेंगे। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम, जो हमारा मेन टारगेट होगा, वो होगा इनका अभाज्य गुणनखंडन निकालने की। तो पहले 6 का गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य। तो पहले ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये फिर 3, ये हो गया। ठीक है, अब अगर 20 का निकालेंगे तो फिर से 2 से जाएगा 20, 10, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 5, अब 5 से ही सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंडन इसका। फिर इसके बाद पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 6 का हमने निकाला और 20 का निकाला। तो अब यहाँ पे 6 का आ जाएगा 2 गुणे 3, फिर 20 का हमने निकाला 2 गुणे 2 गुणे 5 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना तो बहुत ही आसान काम है। एचसीएफ निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। देखिए हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, जो जो कॉमन हैं, ठीक है, जो जो कॉमन हैं पहले उनको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आप लिख लेंगे पहले। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। ठीक है, इसमें और कुछ कॉमन नहीं है, तो बस हो गया हमारा एचसीएफ। जी हाँ भाई, हो गया। ऐसा मत कि यहाँ पे 2 है तो फिर ऐसा क्यों किया। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, इससे हम लोग इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, आपको जो चीज़ कॉमन दिख रही है, बस केवल जो नंबर कॉमन है आपको वही उतारना है एचसीएफ में। हो गया आपका एचसीएफ। इतना सिंपल होता है एचसीएफ निकालना। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल्स लूँगा तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो जो नंबर्स हैं उन्हें लिख लीजिए और उनकी अधिकतम घात लिखनी है। मतलब नहीं सुन में ना, पहले जो जो नंबर से लिखिए, जरूरी नहीं कॉमन हो। एचसीएफ में क्या था, कॉमन होने चाहिए, लेकिन इसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इसमें है, 2 लिख लेंगे पहले। 3 है, ठीक है। 5 है, ठीक है, ठीक है। और कोई नंबर है नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सभी की उच्चतम घात लिखेंगे, यानी कि अधिकतम घात क्या है, तो 2 की अधिकतम घात क्या है। इसमें 2 की अधिकतम घात 1 है, मतलब 2 की पावर में क्या है, 1 है।
यहाँ पे 2 की पावर में 2 है, तो जो अधिकतम घात होगी दोनों में से हम वो वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। अब 3 3 की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे इसमें 3 है ही नहीं, यानी कि 3 की अधिकतम घात इन दोनों में मिला के केवल 1 है, तो 1 ही लिखा जाएगा। 5 की अधिकतम घात 1 ही है, तो इतना ही लिखा जाएगा। यही है इसका HCF। इसलिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर में 4 आ जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। ये हो गया 60 इसका LCM, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर होने लगेंगी चीज़ें। तो मैं मान लीजिए थोड़ा सा इस बार ये 96 हमने ले लिया और 404 ले लिया, ठीक है। तो इसका हम लोग LCM और HCF निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि भैया इन दोनों का करेंगे LCM और HCF। देखिए सॉरी अभाज्य गुणनखंडन। तो 96 का पहले हम लोग करेंगे, तो पहले 2 से जाएगा, यहाँ पे 48 आएगा, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 24 आएगा, फिर यहाँ पे 2 से जाएगा 12 आएगा, फिर यहाँ से 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने सीख रखी है पिछले क्लासेस में, यानी कि 7 और 8 में, जहाँ हमने पढ़ाई बच्चों भी नहीं की थी। यहाँ पे आ जाएगा 202, 101। अब भाई यहाँ पे तो पंगा हो गया। अब 101 किससे जाएगा, तो अगर आपको याद हो कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी। 101 प्राइम नंबर है, यानी कि 101 किसी से नहीं जाता, केवल अपने से जाता है, ठीक है। तो 101 से ही सीधे ये जाएगा, बीच में किसी भी और नंबर से ये नहीं जाएगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। तो यही दिक्कत होता है अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालने में। जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाला था हमें दिक्कत नहीं हो रही थी। अगर किसी को नहीं पता होता तो क्या करता, वो 2 के बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ऐसे देखते देखते तब 101 पे जाता, तब उसे पता चलता है भाई ये तो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यही दिक्कत है अभाज्य गुणनखंड विधि के साथ। इसीलिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखा है पहले प्रश्नावली में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस था उसका। तो अब हम लोग यहाँ पे 96 और 404 का लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का कितना आया, 2, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 की घात 5 गुणे 3, ठीक है। 1, 5, 5 2 हैं, यहाँ पे 2 2 हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब HCF निकाल लो भाई। HCF निकालना बहुत ही सिंपल है। जो चीज़ दोनों में कॉमन है पहले उसे लिखो, केवल उसे लिखो, ठीक है। तो दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। 2 हमने लिख लिया। लेकिन इसका HCF केवल ये नहीं होगा, क्या, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अब आपको जरूरत पड़ेगी परिभाषा की। तो परिभाषा HCF की अगर आप देखें तो कह रहा है कि दी गई संख्याओं में संबद्ध, सॉरी यहाँ पे एक चीज उल्टा लिखा जा चुका है। ये जो परिभाषा है ये HCF की है, और जो ये वाली परिभाषा है वो है LCM की, ठीक है। तो HCF की परिभाषा क्या कह रही है, HCF की परिभाषा कह रही है कि दी गई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, मतलब कि जो संख्याएं दे रखी हैं उनके प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का। तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। तो दोनों में इसमें कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हमने 2 लिखा। अभाज्य गुणनखंड की अगर 2 के अलावा कोई और कॉमन रहता तो और यहाँ पे हम लोग लिखते गुणे में करके, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे गुणे 3 भी रहता तो 3 भी कॉमन, तो हम लोग यहाँ पे 3 भी लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो दोनों में से सबसे छोटी घात कौन सी है, दोनों में से छोटी घात कौन सी, घात मतलब पावर, ठीक है। आपने क्लास 9 में पावर के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो छोटी कौन सी है ये, तो जो सबसे छोटी होगी हम लोग वही वाला लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था और केवल एक 2 था, तो सबसे छोटी ये था, इसलिए हमने केवल और केवल 2 लिखा था, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे प्यारे से LCM भैया की। अब LCM निकालो। तो LCM निकालेंगे अगर हम लोग, तो LCM के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो जो संख्याएं दिख रही है सभी को उतार डालो। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है, 101 है। अब मैं फिर से, मैंने आपको क्या बताया था, जो अधिकतम घात है उसे लिख लो,
तो 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 की अधिकतम घात 5 है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने सबसे छोटी घात ली थी, यहाँ पे हमने सबसे बड़ी घात लेनी है, ठीक है। 3 की अधिकतम घात 1 है और 101 की जो सबसे बड़ी घात है वो 101 की पावर 1 ही है, तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग एलसीएम की परिभाषा पढ़ते हैं कि दी गई संख्याओं में जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो जो चीजें जो जो अभाज्य गुणनखंड आई हैं उनके प्रत्येक में सबसे बड़ी घात का, तो 2 की सबसे बड़ी घात का 5, फिर 3 की सबसे बड़ी घात 1 है, 101 का 1 है, पूरे में दोनों में मिला के, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 101, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 32 गुणे 3 गुणे 101 हो जाएगा, ठीक है। इसे फिर आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमें सीखना है यहाँ पे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, केवल सॉल्व इसे आप बेसिक से कैलकुलेशन आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हम लोग आज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने रहा हूँ, आप उस पर स्टार लगा हुआ लीजिएगा, ठीक है। तो वो बात ये है कि भाई साहब अगर कोई भी 2 संख्याएं हैं, ठीक है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के लिए मान लीजिए 2 संख्याएं ए तथा बी हैं, तो ए और बी का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, ये पहले आप इसको याद करिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा इन एग्जाम्पल्स में दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल में भी आपकी यूज आएगा प्रश्नावली के, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे तो 20 और 6 का गुणा करें कितना आएगा, 120 आएगा। अगर आप संख्या का गुणा करेंगे 120 आएगा। अब यहाँ पे एचसीएफ 2 है, एलसीएम 60 है, दोनों का गुणा करिए, 60 दूना 120 बराबर है नहीं है। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे, इसे सॉल्व करके इन दोनों का गुणा करके तो भी आपको बराबर दिखेगा। मैं आपको आगे इस चीज़ को भी सिद्ध करके दिखाता हूँ आगे के सवालों में। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि मान लीजिए अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं बिना इन सब झंझट के। अगर आपको ए बी का गुणनफल पता है, एचसीएफ पता है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से इस फार्मूला से, ठीक है। कोई 3 चीज़ पता है, एक चीज़ नहीं पता है, आपको मान लीजिए ये पता है, ये नहीं पता, ये निकाल सकते हैं, मतलब कि इन 4 में से कोई 3 चीज़ पता है, एक नहीं पता, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसका ये फायदा है इस फार्मूला का, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आपको ये सब जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे जो कर रहा हूँ, ये आपका रफ का काम है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको केवल इतना करना है, ठीक है। आप रफ में समझने के लिए कर सकते हैं ये, हाँ, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं लिखना है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली के पहले प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्याओं को 5 संख्याएं हैं, इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहली संख्या से बात करते हैं। पहली संख्या में दे रखी है 140, तो 140 है, तो 140 का अगर हम लोग करें गुणनखंड तो पहले 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 70 आएगा, फिर 2 से 35 आएगा। अब 3 से 35 नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। अब फिर 7 से चला जाएगा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि देखिए आपने अब यहाँ पे 3 से नहीं कटा, 5 से कटाना, तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो भी 3 से नहीं कटेगी, या वो किसी और पीछे की संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। तो आपको 5 आ गया ना, तो अब 5 आप फिर से 2 से और 3 से मत चेक करिए, आप सीधे 5 के आगे वाली संख्या चेक करिए, 5 के आगे जो अभाज्य संख्या आती है, ठीक है। तो ये हो गया 140 का गुणनखंड। से आप लोग इस प्रकार से लास्ट में लिख दीजिए कि 140 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आप ये करेंगे, ये पूरा प्रोसेस करेंगे, ये आपका पूरा फेयर का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है फेयर में, केवल ये लिखनी है अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कह रहा है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड करने कर रहा है तो आप ये करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद दूसरा हमें है भैया कि हमें करना है 156 का। तो 156 का करेंगे तो हमारे पास पहले 2 से जाएगा 156। 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता है ना कि लास्ट में 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भैया ये 2 से जाएगा, तो यहाँ पे पहले आएगा 7 दूनी 14 फिर 8,
फिर ये 2 से जाएगा तो 3 दूना 6 और ये 39। अब 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से चेक करिए, 3 से जाएगा यहाँ पे 13 आएगा। अब फिर से अगर आपको पता हो तो 13 एक प्राइम नंबर है। जी हाँ, 13 एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, तो ये केवल अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। तो 1 तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 13 से सीधे ये कटेगा, बीच की किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो 156 का जो आएगा वो 156 का अभाज्य गुणनखंडन आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तीसरा वाला देखते हैं 38,3825। ठीक है, तो इससे बहुत सिंपल है यार, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिस पे ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। तो ये पहली बात तो 2 से ही नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 2 से नहीं जाएगा। क्या 3 से जाएगा? तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी, विभाज्यता 8 3 11 2 13 और 5 18 18 आ रहा है, यानी कि ये जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से कटेगा। 3 की डिविजिबिलिटी होती है, आप सभी को जोड़िए, अगर वो 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। तो एक बार पहले, फिर 2 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। ठीक है, अब 3 से जाएगा, हाँ 2 1 3 और 3 10 5 15, 15 3 से कटता है यानी कि ये भी 3 से फिर से कटेगा। तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 बार, फिर यहाँ पे 5। क्या ये जाएगा? 5 2 7 4 11, 11 आएगा, 11 3 से नहीं जाएगा, नहीं करता तो ये भी नहीं कटेगा। अब 3 तक तो हो गया भाई, 3 तक ये नहीं जा रहा है। अब 2 से ऐसा नहीं कि 2 से इसका भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 से जब पहले नहीं गया तो अब भी 2 से नहीं जाएगा। अब आप 3 के आगे चेक करिए, तो 3 के आगे चेक करेंगे किससे? 5 से। तो जी हाँ, 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो वो 5 से कटता है, तो ये 5 से कटेगा। 8 पंचे ये 40 आएगा और 2 फिर से यहाँ 85, फिर से लास्ट में 5 आया तो ये फिर से 5 से जाएगा 1 और 17 आएगा। अब फिर से अगर आपको पता हो भाई तो 17 जो है फिर से प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये किसी भी संख्या से नहीं करता, केवल 1 और 17 से करता है, यानी कि स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। तो फिर से यहाँ पे सीधे के सीधे हम लोग आ जाएंगे 17 पे। 5 और 17 के बीच किसी भी अभाज्य संख्या से ये नहीं कटेगा, या किसी भी संख्या से ये नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले वाले की, यानी कि चौथे नंबर की, जो कि है 5005। काफ़ी अच्छा नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो 5005 का अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान से देखिए, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है। 2 से कटने के लिए लास्ट में 2 0 4 6 8 होने चाहिए। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 10 आ रहा है, 10 नहीं आता, 3 से सीधे 5 से जाएगा। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड तेजी से करना है तो आपको विभाज्यता के जो नियम हैं उन्हें याद करने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करें? तो भाई ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 5 जाने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। अगर अब इसके हम लोग 7 से चेक करेंगे तो भाई 7 1 का 7, 3 3 7 4 28, फिर 2 21, हाँ 7 से ये जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से कटेगा। तो इसके बाद लिखा जाएगा आपका 7, क्या लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा एक बार। फिर अब क्या है, अब 7 से ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से नहीं जा रहा है, तो अब 7 के बाद कौन सी आती है? 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11 है। क्या है? 11 प्राइम नंबर। क्या 11 से जाएगा? तो ठीक है, 11 से जाएगा। 11 का 11 3 33, 11 से ये जाएगा। अब फिर से हमारे पास 13 आ गया। 13 क्या है? मैंने आपको बताया प्राइम नंबर है, तो सीधे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 13। ठीक है, तो यहाँ से 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें सभी 1 1 बार आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रकार का, जिस प्रकार से नंबर था उस प्रकार से इसका आंसर आया। अब हम लोग 5वें की बात करते हैं, लास्ट की, 7429। तो ये वाला थोड़ा सा खास है, क्योंकि इसका जो भाग है वो सीधे जाएगा 17 से। इसका भाग सीधे 17 से जाएगा, बीच के किसी भी नंबर से इसका भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो अच्छे से घर पे चेक कर सकते हैं। तो इसका भाग जाएगा इससे 17 से जाएगा।
ठीक है। आप इतना समझ सकते हैं ना। फिर ये 4 बार जाएगा तो 17 चौका यहाँ पे 68 आएगा। फिर 4 2 6 62, फिर 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 119 बचेगा, फिर इसका भाग जाएगा 7 बार। इसके बाद अब ये 17 से 17 34 और 9 97, फिर से ये 17 से नहीं भाग जाएगा। अब 17 के बाद हम लोग चीज़ें चेक करेंगे, 17 के पीछे अब नहीं चेक करें क्योंकि पहले नहीं गया भाग तो अब भी नहीं जाएगा। तो इसके बाद ये सीधे अब जाएगा 19 से चेक करते हैं, 19 से, ठीक है, 19 से 38 5 57 19 से ये चला जाएगा भाग इसका। तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। अब 23 आ गया। 23 भी अपने आप में प्राइम नंबर है, 23 का भी भाग किसी से नहीं जाता, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट 23 आएगा। तो यहाँ पे 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आ गया 17 × 19 × 23। तो आई होप कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा और आपको अभाज्य गुणनखंड विधि की भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।